हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन 145 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 2 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। इसके साथ ध्यान दीजिएगा, टोटल देखिएगा 15 प्रैक्टिस सेट है, इसे आज हम लोग 3 लगाने वाले हैं। और हमारे चैनल पर जो भी विजिट करके नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और हाँ, जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ से आप लोग मैथ और रीजनिंग भी वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है। ध्यान देंगे, उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य परिसर किसके पास है। पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त या एक्स किरण। ध्यान देंगे, इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स किरण का। एक्स किरण का देखिएगा तरंगदैर्ध्य परिसर जो होता है 10 के पावर -10 से 10 के पावर -10 मीटर से आपको 10 के पावर -8 मीटर तक होता है ये, ठीक है। वहीं आपको पराबैंगनी विकिरण का जो होता है, पराबैंगनी किरण का 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7 मीटर तक होता है। और उसके बाद फिर देखिएगा दृश्यमान विकिरण, दृश्य किरण का होता है जाकर के आपका 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर। और अवरक्त विकिरण का होता है 7.8 इंटू 10⁻7 से 10⁻3 मीटर तक होता है। तो इसका आपको देखिएगा 10 के पावर -10 है और 10 के पावर -8 है। यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 2 नंबर यहाँ से कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है। पर्वतों पर आच्छादित जो होता है हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है। 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। इसमें संगलन की गुप्त उष्मा उच्च होती है, इसीलिए एक साथ ये नहीं पिघलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और डिम्ब का निर्माण, ये तीनों होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 4 नंबर यहाँ से कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइट में जो बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, ये आपको किस प्रकार की होती है। इसका बी हो जाएगा द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु जो है कि अगुणित होती है, यानी कि द्विगुणित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 5 नंबर यहाँ से कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। पत्तियों से जो निकलना कौन सी भौतिक क्रिया कहलाता है। 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसरण कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, विसरण। देखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं, ठीक है। तो आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है। प्रोटीन संश्लेषण की 6 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, यहाँ से पॉलीसोम कहलाता है। देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है, पॉलीसोम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 7 नंबर यहाँ से। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा। 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा क्या होती है। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। उत्पन्न होती है, जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। 9 नंबर प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ऑक्साइड पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग किस निषेचक के रूप में किया जाता है। 9 का आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा N2O, ठीक है, N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है N2O को। नाइट्रोजन के सामान्य निम्न ऑक्साइड जो कि होते हैं NO, NO2, N2O और N2O5 होते हैं। ये जो है कि NO2 जो होता है इसमें ब्राउन गैस होता है, NO2, ठीक है, NO2 ये जो होता है ये ब्राउन गैस कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है। किसे हम लोग मिलाएंगे तो सीमेंट का जो जमना है धीमा हो जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिप्सम उसमें मिलाया जाता है। जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट का जमाव धीमा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर के 11Na
22, ठीक है, से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है? 11 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है इमली में? ध्यान देंगे 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं देखिएगा आपको, देखिए मैथेनोइक अम्ल या जिसको फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है, ये बिच्छू के डंक या चींटी के डंक में ये पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, या आपको दही, खट्टा दूध इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में पूछ रहा है न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैडमियम। क्या हो जाएगा? कैडमियम यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताप पर H2O यानी कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, कौन से ताप पर? 14 का देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का ये रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अश्रु गैस का फार्मूला क्या होता है अगर पूछ देगा दोस्तों, तो अश्रु गैस का फार्मूला होता है CCl3NO2, ठीक है, CCl3NO2, इसको ध्यान में रखेंगे, अश्रु गैस का ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है ये? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का कार्नेलाइट अयस्क है। और देखिएगा कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड ये यूरेनियम का अयस्क होता है। कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड ये यूरेनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के बुरादे पर अगर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डालते हैं तो क्या होगा? देखिएगा 17 का ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनते हैं। क्लोरीन गैस बनता है और आयरन ऑक्साइड बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग क्या कहलाता है? जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग क्या कहलाता है? 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, बैसिडियोकॉर्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित होती है? जीवाणु जनित इनमें से कौन सी बीमारी है? देखिए 19 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया, ये सब आपको जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रक्त समूह O को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ध्यान देंगे ब्लड ग्रुप O जो है आपको, इसको रक्तदाता यानी कि रक्त डोनर ब्लड कहा जाता है। इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है पूछ रहा है, तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे कि ब्लड ग्रुप O जो होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और वहीं अगर एक्सेप्टर पूछ देगा दोस्तों, ये सर्वदाता है और एक्सेप्टर किसको कहते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्टर कहा जाता है, सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है क्या कहलाता है? वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है वो क्या कहलाता है? 21 का ए हो जाएगा दोस्तों, टेम्परेट वायरस उसको कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान पूछ रहा है कि डायफ्राम होता है क्या? 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिएगा धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, ये सभी होता है, ठीक है, सभी प्रकार का होता है स्तनधारी में। स्तनधारी के सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम, चपटा, नीचे धंसा हुआ एवं धनुषाकार होता है, ये तीनों हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है दोस्तों। 23 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से आपको, यकृत है। ध्यान देंगे इसमें एक और क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों इसका, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, देखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। अगर मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी पूछ देगा तो आपका अग्न्याशय हो जाएगा, अग्न्याशय मारिएगा। लेकिन सिर्फ आपको सबसे बड़ी ग्रंथि है तो आपको यकृत हो जाएगा, लीवर यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। लीवर का अगर वजन पूछ दे दोस्तों कितना होता है? 1.5 से 2 किलो पाया जाता है। कितना? 1.5 से 2 kg होता है लीवर का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर हम लोग देखेंगे, और देखिएगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष जो होता है ये आपको शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। ये इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी भी बोला जाता है इसको। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है,
ठीक है, 0.6 ग्राम इसका होता है पीयूष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिएगा, दाल, मक्खन, अंकुरित अनाज, मछली की यकृत का तेल। 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अंकुरित अनाजों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी महत्वपूर्ण यानी कि स्रोत है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर यहाँ से, निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है निम्नलिखित में से किसमें? 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कॉकरोच और केकड़ा। कॉकरोच और केकड़ा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और कॉकरोच जो है कि आर्थ्रोपोडा संघ का आपको जीव है यानी कि प्राणी है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति यानी कि डांसर मूर्ति, ठीक है, डांस करती हुई मूर्ति जो मिली है वो किस धातु से बनी थी? किस धातु से बनी थी? देखिएगा, 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस से, ठीक है, कांस से बना हुआ था, कांस से, इसका ध्यान देंगे। 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस से बना हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, और इसमें एक और फैक्ट हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो अगर पूछ देगा प्रश्न दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। और मोहनजोदड़ो जो है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में इस सिंधु नदी के दाहिने तट पर आपको ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, तांबा का। सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन पूछ रहा है कि कौन थे इनमें से। 28 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये तीनों आपको उनके दरबार में रहते थे, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे कवि कालिदास। अगला प्रश्न 30 नंबर देखेंगे कि वे दो वंशज कौन थे? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? पूछ रहा है कि वे कौन से दो वंशज पूछ रहा है, ये देखिएगा, ध्यान देंगे कि खिलजी शासकों से तत्काल पहले और फिर बाद में शासन किया था। 30 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, खिलजी वंश से पहले क्या आया था? गुलाम वंश आया था, और उसके बाद जा करके खिलजी वंश के बाद आपको तुगलक वंश। देखिएगा दोस्तों, इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। गुखी तिसौली, ये आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है, गुखी तिसौली, ठीक है, गुखी तिसौली। देखिएगा, गु से हो जाएगा आपको गुलाम वंश, खी से हो जाएगा खिलजी वंश, ती से हो जाएगा ती से आपको तुगलक वंश, ठीक है, सौ से हो जाएगा सैयद वंश, ली से हो जाएगा लोदी वंश। ये आपको पूरा सल्तनत काल का आपको ये है क्रम अनुसार आपको ये है, ठीक है, जैसे जैसे उन लोगों ने शासन किया था। तो देखिए आगे ना, पहले गुलाम वंश आ गया, तो गुलाम वंश यहाँ है। खिलजी वंश पूछ ही रहा था कि खिलजी वंश से पहले और बाद में, तो बीच में खिलजी वंश आ गया, बाद में आ गया तुगलक वंश, ती से तिसौली यानी कि ती से तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश आया, उसके बाद लोदी वंश आया। इस प्रकार ये ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, ये मतलब कि तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से कि मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। मदद ए माश मुगल प्रशासन में पूछ रहा है, मुगल काल में किससे संबंधित था ये? 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, ठीक है। सैन्य अधिकारी जितने भी होते थे उनको पेंशन जो दी जाती थी वो आपको मदद ए माश के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब बंद किया था? 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1563 में। तीर्थ यात्रा कर 63, ठीक है, तीर्थ 63, 1563 ईस्वी में। इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। 1562 में क्या किया था? 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। देखिए, दास प्रथा को अगर अकबर पूछ देगा प्रश्न कि बंद किया था, तो 1562 ईस्वी में याद रखिएगा। जजिया कर 1564 ईस्वी में, ठीक है, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर यहाँ से, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ध्यान दीजिएगा, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रीतिलता वाडेदार, ठीक है,
प्रीतिलता वाडेदार जो है ये आपको चटगांव शस्त्रागार के हमले के दौरान मारी गई थी। ये देखिएगा चटगांव शस्त्रागार आपको छापा जो हुआ था ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 34 नंबर की, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी इसमें से काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड, उसमें संबंधित नहीं था? अशफाकउल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चाकी, राजेंद्र लाहिरी। 34 का देखिएगा सी ही हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी आपको शामिल इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? कौन से समाचार पत्र का? नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, जनसत्ता। 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा ए हो जाएगा नवजीवन। ठीक है, नवजीवन समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी कौन, यानी कि कब, कौन सी डेट में, कौन सा अधिनियम और कौन से डेट में? 36 का देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू किया गया था। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ध्यान दीजिएगा, विजयनगर का जो राजा था कृष्णदेवराय ने, उसने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध 37 का देखिए ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ठीक है, गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था कृष्णदेवराय। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को, कब? 6 फरवरी 1921 को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का पटना में शिलान्यास किया था। कहाँ? पटना में। इसको भी ध्यान में रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे 1940 के कैबिनेट मिशन में। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो 40 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा और विधानसभा। ये आपको दोनों अस्थायी सदन है। क्या है? अनस्टेबल सदन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। राज्यसभा आपको ये देखिएगा, राज्यसभा क्या है? ये एक अस्थायी सदन है, इसको देखिए। लेकिन विधानसभा अस्थायी है। इस प्रकार देखिएगा, लोकसभा भी अस्थायी है, विधानसभा भी अस्थायी है। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? 41 का सी हो जाएगा दोस्तों, विधानमंडल। क्या हो जाएगा? विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष का पर व्यापक विचार देखिएगा, विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाला जा सकता है। इसका ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को। 42 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? 317, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 317 के अनुसार हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। निम्नलिखित में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। यहाँ से सिक्किम देखिएगा कब, इसका 36वें देखिएगा कब बना था, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगर संशोधन पूछ देगा तो 36वीं याद रखिएगा इसको, सिक्किम जो बना था उस 36वीं। और डेट पूछ देगा तो 1975 याद रखिएगा डेट भी। ठीक है, और सिक्किम आपको देश का ये 22वां राज्य था। कौन सा क्रम कौन सा था? 22वां राज्य। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, एच.एम. फाइनर। किसने? एच.एम. फाइनर ने। 45 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना कौन से देश से लिया गया है? प्रस्तावना ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना जो लिया गया आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रस्तावना जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना जो लिया गया है भारत का संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है इनमें से? देखिएगा, शिपकिला, जोजिला, नथुला या जबलेपला। तो देखिएगा, तो शिपकिला दर्रा हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिपकिला दर्रा जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश ये आपको है। जोजिला दर्रा, देखिएगा जोजिला दर्रा कहाँ है? ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? ये नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में हो जाएगा। जयलेपला दर्रा भी आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? कौन सा देश जो है कि एक अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? कह रहा है कि नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है इनमें से। 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान यहाँ से आपका सही उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? 49 का सी हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोलियम यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार हम लोग करते हैं? तो देखिएगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा, ठीक है। रेडियोमेट्रिक काल एक तकनीक है जो 6 तत्वों जैसे चट्टानों में रेडियो समस्थानिक के क्षय होने की दर के आधार पर इनका काल निर्धारण करती है। यह इसका प्रयोग पुरानी चट्टानों, पृथ्वी आदि का काल निर्धारण करने में किया जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग और साक्ष्य के अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.537 अरब वर्ष है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पूछ देगा प्रश्न तो बांगर आप लोग उत्तर इसका लगाएंगे, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 52 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध जो है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का बचत को दर्शाता है? 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, अवितरित लाभ। क्या हो जाएगा? अवितरित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? कौन सा बंदरगाह है जो आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह आपको ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कांडला बंदरगाह को ही ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 55 नंबर देखेंगे हम लोग कि कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? 55 का देखिए डी हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को। और 24 दिसंबर को देखिएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष पूछ रहा है उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है ये 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ देगा तो 24 दिसंबर भी डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमलेश शर्मा। कौन हो जाएगा? कमलेश शर्मा यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग में बताइए। ध्यान दीजिएगा, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम का पूछ रहा है, उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग में बताना है इनमें से। 58 का देखेंगे हम लोग कौन सा आपको सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लूनेज क्षेत्र गुजरात, ये आपका सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी केजी बेसिन सही है। सुरमा घाटी असम में पड़ता है, ये भी सही है। इनमें से आपको देखिए सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा,
59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? उत्तराखंड में। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में भिलंगाना एवं भागीरथी नदियों पर स्थित है। इस परियोजना से जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 60 नंबर यहाँ से कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। 60 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनेप। क्या हो जाएगा? यूनेप यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। 61 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र यहाँ आपको सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरे पौधे जो है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूछ रहा है कि ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो 1% याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यह देखिएगा बीपीसी टीआरई जो 3 हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, टीआरई 1 में पूछा गया था। ये आपको पूछा हुआ प्रश्न ही सब ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को खाली स्थान कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को खाली स्थान कहा जाता है। तो 63 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आहार जाल कहा जाता है उसको। देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर के, कौन से मरुस्थल में जल दाब स्थितियों में विकसित होता है। कौन से मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है। 64 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़ीरोफाइट। क्या हो जाएगा? ज़ीरोफाइट। यहाँ से आपको सही उत्तर। देखिए मरुस्थल में पूछ रहा है तो ज़ीरोफाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है। तो 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, यूरिया। यूरिया आपको यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी डैप संयंत्र का उद्घाटन किया। ध्यान दीजिएगा, अमित शाह ने पूछ रहा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कौन से स्थान पर पहले नैनो डैप संयंत्र का उद्घाटन किया है। 66 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इन्होंने उद्घाटन किया है नैनो डैप का। नैनो डैप जो है कि नैनो यूरिया का छिड़काव जमीन पर नहीं बल्कि पौधों पर किया जाता है। इसके मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक तत्वों या केंचुओं को नष्ट होने की संभावना न के बराबर होती है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में इफ्को के नैनो डैप तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया। 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पणजी, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी में आपको किया गया है, इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया। पणजी, गोवा में। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है इनमें से। त्यौहार महोत्सव यहाँ पर दिया है और राज्य दिया है, कौन से राज्य से बिलोंग करता है ये आपको त्यौहार महोत्सव। 68 का देखिएगा कौन सा नहीं है, देखिएगा सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा, ये आपको सही है। ठीक है, सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में आपको ये मनाया जाता है, सही है। हिम महोत्सव उत्तराखंड, ये देखिएगा आपको 68 का देखिएगा बी ही आपको यहाँ पर गलत है यहाँ पर। ठीक है, यही आपको गलत है, यही सही हो जाएगा आपको उत्तर सही। गंगा उत्सव नई दिल्ली, ये आपको सही है। नुआखाई कृषि उत्सव ओडिशा, ये भी सही है आपका। तो यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, हिम महोत्सव जो है कि उत्तराखंड गलत है, ये आपको नई दिल्ली इसका आंसर, इसका भी नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली, नई दिल्ली हिम महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। 69 का बी हो जाएगा आपको, अमोल मजुमदार को नियुक्त किया है। अमोल मजुमदार को नियुक्त किया है। 70 नंबर प्रश्न है कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है। 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं, इसको राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसके साथ साथ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रूपा पाई। रूपा पाई का भी एक बुक है, द योगा सेक्ट्रस ऑफ चिल्ड्रेन। इसको द योगा सेक्ट्रस ऑफ चिल्ड्रेन रूपा पाई का लिखा हुआ है। और नीरजा चौधरी, इनका एक बुक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। और ऋषि राज का भी एक बुक है, कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 19 बच्चों को टोटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, करेंट अफेयर आपका ये। 19 बच्चों को आपको प्रदान किया गया है, क्या 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। 72 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र है ये इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी यानी कि IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया। 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोच्चि में किया गया है, ठीक है, कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 73 नंबर प्रश्न है कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 73 का राइट आंसर देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ये आपको सही है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती बार्सिलोना की है, ये भी सही है। लियोनेल मेस्सी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, यह भी सही है। और उपयुक्त सभी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा। देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ को। लखनऊ यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजीव को। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको भी आई लगा लेंगे आप लोग कि हिंदी उपन्यास है आपको मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो संजीव को प्रदान किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ देखिएगा, ध्यान देंगे, उपन्यास और भी कुछ मैं पढ़ देता हूँ इनमें से। संजीव को मिला है हिंदी भाषा के लिए। मैथिली भाषा अगर पूछ देगा, मैथिली भाषा के लिए पूछ देगा तो इनके उपन्यास का नाम है बोध संकेतन। ये बासुकी नाथ झा को मिला है। मैथिली भाषा में बासुकी नाथ झा को बोध संकेतन के लिए मिला। अंग्रेजी भाषा में मिला है जाकर नीलम शरण गौर को मिला है। नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा में रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए है। उर्दू भाषा में मिला है सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई के लिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे सभी को, इसको याद रखना है। मुझे पहचानो संजीव, ठीक है, हिंदी साहित्यकार, हिंदी उपन्यास। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।